रेत होते रिश्ते। रात के 2 बजे थे, लेकिन कमरे की बत्ती जली हुई थी। मुंह से चादर हटाकर मैंने देखा तो अवाक रह गया। शाबान रो रहा था। मैंने उठकर घड़ी एक बार फिर देखी और उसके नज़दीक पहुंच गया। वो मेरी ओर नहीं देख रहा था। देख भी रहा हो तो ये जान पाना बहुत मुश्किल था कि वो कहाँ देख रहा है, क्योंकि पानी के 2 बड़े मोती उसकी आंखों पर जड़े थे। डबडबाई आंखों के पार्श्व से जैसे अदृश्य सिसकियों का नाद बज रहा था। मैंने करीब पहुंचकर हाथ उसके कंधे पर रखा, किंतु उसने मेरा हाथ झटक दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने मुंह भी दूसरी ओर फेर लिया। मैंने हाथ की अंगुलियां उसके बालों में फिराईं, लेकिन इससे भी मेरे और उसके बीच आत्मीयता के समझौते परवान चढ़ते नहीं दिखाई दिए। आज शाम से ही उसकी आंखों में जो बेगानापन मेरे लिए उगा था वो मुझे आहत किए हुए था। समय का अंतराल भी उस पर बेअसर सिद्ध हो रहा था। मेरे और उसके रिश्ते की फसल जैसे कोई हमसे छिपाकर काट ले गया था, और हमें भनक तक नहीं हो पाई। मैंने पैरों में चप्पल डाली और दरवाज़ा खोलकर उसके लिए पीने का पानी लेने बाहर चला गया। मैं लौटा तो शाबान कुर्सी पर बैठा हुआ ही नीचे की ओर झुका हुआ था। वो अपने सामान में जैसे कुछ ढूंढ रहा था। देखते ही देखते उसने अपने बाहर फैले बिखरे कपड़े तहाकर सूटकेस में रखने शुरू किए और झटपट तैयार होने लगा। रात को 2 बजे उसे मुस्तैदी से कपड़े बदलकर तैयार होते हुए देखता तो मैं रहा, किंतु ये मेरी समझ में नहीं आया कि क्या बोला जाए। लेकिन जब जूते पहनकर उसने सूटकेस हाथ में उठाया तो मैं चुप नहीं रह सका। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? डैश वापस लौट रहा हूँ। डैश वो उसी उदासीनता से बोला। क्यों? आपको मालूम है। मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे पूछता क्यों? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम जानते हो कि जो कुछ तुम पिछले 2-3 घंटों से कर रहे हो उससे मुझे कितना कष्ट हो रहा है? मेरा कष्ट कौन देख रहा है? तो तुम दूसरों का बदला मुझसे लोगे? डैश दूसरे आपके नज़दीक जो हो गए हैं। इस बार उसने मेरी ओर देखा भी। शायद उसे लगा होगा कि वो कोई बहुत चुभती बात कर रहा है जो जरूर मुझे पहुंचेगी। इसी से वो अपनी बात की प्रतिक्रिया मेरे चेहरे पर देखने की लालसा को दबा नहीं पाया। देखो शाबान, तुम ये सूटकेस यहाँ रख दो, पानी पियो, मुंह धोकर मेरे पास बैठो और नए सिरे से सारी बात पर फिर से सोचो। फिर भी यदि तुम्हें लगे कि मैंने कोई अपराध किया है तो इस बेल्ट से पूरी ताकत लगाकर मुझे घायल कर देना। डालते हुए मैंने सामने दीवार पर टंगी चमड़े की बेल्ट उतारकर शाबान की ओर बढ़ाई। उसने एक बार बेल्ट की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखता हुआ वापस लौटा। सूटकेस उसने नीचे रख दिया। वो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था, क्योंकि अब वो कुर्सी पर बैठकर जूते उतारने लगा था। मैं आश्वस्त होकर बिस्तर में चला गया। उसने अपनी कमीज उतारकर पास की खूंटी पर टांगी और मेरे करीब आकर बैठ गया। अब जब उसने अपने हाथ मेरे घुटनों पर रखे तो मैंने महसूस किया कि उसकी हथेलियों की गर्मी लौटने लगी थी। उसके चेहरे पर जमी बर्फ पिघलने लगी थी। वो मेरे पैरों के करीब अधलेटा हो गया और उसने अपना सिर मेरे घुटनों पर रख दिया। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला। मैं भी न जाने किस उधेड़बुन में वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने मुंह खोला। बोला, डैश मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नाहक आपको परेशान किया। उसके ऐसा कहते ही मानो जैसे कोई स्टिल दृश्य फिर से चलने फिरने लगा। किसी तनाव की अदृश्य सी डोर से बंधा हुआ सारा असबाब खुल बिखर कर फैल गया। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और समझाने के स्वर में बोला, देखो, सिर्फ 3 घंटे की बात है, आराम से सो जाओ। मैं तो पहले ही तुमसे कह चुका हूं कि सुबह होते ही मैं स्वयं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वैसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। मेरी आशा के विपरीत वो चौंक कर उठ बैठा। उसने झटके से मेरा हाथ अपनी पीठ से हटा दिया और चेहरे पर अजीब अविश्वास का सा भाव लाते हुए बोला, इसका मतलब आपको वो जगह मालूम है? मैं सकपकाया, लेकिन तुरंत ही संभलते हुए मैंने कहा, वो मुझे निश्चित जगह पर मिलेगा सुबह। आपको इस समय नहीं पता कि वो कहाँ है? बिल्कुल नहीं। उसका फोन नंबर भी नहीं है आपके पास? मैंने कहा ना, नहीं है। सुबह वो खुद हमसे मिलने वहां आएगा और तब हम अपने ही साथ उसे ले आएंगे। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? सारी शाम आप उसके साथ थे और आपने उससे पूछा तक नहीं कि रात को वो कहाँ रहेगा। फिर वही बात। अब मैं थोड़ा झल्लाने लगा था। बोला, तुम बच्चों जैसी जिद क्यों पकड़े हुए हो? मुझ पर यकीन करो, जो कुछ हमने किया है वो वही था जो जरूरी था। यदि इस स्थिति में हमारी जगह तुम भी होते तो वही करते जो हमने किया है। मैंने अनजाने में ही मैं की जगह हम का इस्तेमाल किया था और इस भूल का जो बिंब मुझे उसकी आंखों में दिखाई दिया वो बड़ा कंटीला था। उससे अनजाने ही रात के वे बारीक तंतु कट गए जो रात को बीतने से रोके हुए थे। वो कपड़े बदलकर बत्ती बुझाकर मेरे पास आ लेटा और अंधेरे में मेरे दिमाग के उजाले और ज्यादा साफ हो। वो तो तुरंत सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत देर तक जागता रहा। सारी बात पर फिर से सोचता रहा। घटना के तालाब में अपनी परछाई फिर से मैंने देखी।
शाबान को मेरे पास आए 15 दिन हो चुके थे। ये 15 दिन उसने किस तरह बिताए ये मैं ही जानता था। मैं तो सवेरे 9 बजे घर से निकल जाता था। जब तक मैं निकलता तब तक वो बिस्तर में ही होता था और इस तरह होता था कि जैसे वो बस बिस्तर के लिए ही बना हो। मुझे लगता कि शाम को जब मैं घर वापस आऊंगा तब ये इसी तरह बिस्तर पर मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। जब मैं लौटता तो कमरे की काया पलट मिलती। हर चीज साफ सुथरी करीने से रखी हुई। हल्के फुल्के रंग बिरंगे कपड़ों में मेरी मेज पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ शाबान। रसोई में चाय के बर्तनों की खनक और ताज़ा खुले टीवी की आवाज। घर में मेरे घुसते ही वो फुर्ती से उठ खड़ा होता और पूछता, क्या हुआ, कोई खबर मिली? नहीं। मेरे कहते ही वो जैसे किसी सन्यासी सा वीतरागी हो जाता। वापस टीवी के सामने जा बैठता और मेरे चाय के कप को मेरी ओर बढ़ाकर चाय पीने लग जाता। काफी देर तक हम दोनों के बीच चुप्पी रहती। फिर दिन की किसी घटना से मैं ही बात की शुरुआत करता। वो बातों में डूबता जरूर था, लेकिन बीच बीच में उसकी आंखों में ऐसा खालीपन उतर आता कि मैं अजीब सी संवेदना से भर जाता। जैसे तालाब में तैरती अटखेलियां करती बत्तख पानी को झटकार कर अपनी गर्दन पानी से बाहर निकालती है, और उसकी गर्दन जब बाहर निकलती है तो वो बिल्कुल सूखी होती है। ठीक उसी तरह शाबान भी मेरी बातों के बीच से कभी कभी असंपृक्त सा होकर आंखें ऊपर उठाता था। मैं परेशान हो जाता था। मैं स्वयं अखबारों या समाचारों की बातें करते समय खाड़ी युद्ध के किसी भी जिक्र से बचने की कोशिश करता, किंतु शाबान ये भी ताड़ जाता कि मैं क्या न कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उघड़ जाता। शाबान जेद्दाह में काम कर रहे अपने छोटे भाई अरमान को लेकर चिंतित था। अरमान 2-3 साल पहले एक अस्पताल की नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया था। अरमान का करार शुरू में 3 साल के लिए था, लेकिन वो शुरू से ही इस तबीयत का था कि उसकी इच्छा बाहर के किसी देश में बस जाने की थी। वो बात करते समय भारत का इस्तेमाल अपने देश की जगह एक देश के रूप में ही किया करता था। लेकिन अरमान बहुत जिंदादिल आदमी था। आदमी क्या, बल्कि आदमी बनने की प्रक्रिया में एक नवयुवक ही था, जिसके विचार कच्चे नहीं बल्कि सौंधे थे। वो जब यहाँ आता तो वहाँ की बहुत सी बातें मुझे बताता और जब चला जाता तो बहुत याद आता था। असल में वो इस तरह का लड़का था कि जिससे बातें करते समय आदमी के लिए विचारों का उतना महत्व नहीं रहता जितना स्नेह संबंधों का। ऐसा व्यक्ति यदि आपके सामने डकैत बनकर भी आए तो आप डरते खींचते नहीं हैं, बल्कि डकैत जीवन की विडंबनाएं संवेदनाएं आपके सामने उजागर हो जाती हैं। आप उन विवशताओं पर सोचने लगते हैं जिनके चलते कोई व्यक्ति डकैत बन जाता है। यही अरमान अब हिंदुस्तान आने वाला था। आज से लगभग 1 महीने पहले उसका फोन मेरे पास आया था कि वो अगले महीने भारत आ रहा है, पर आने की सही तारीख उसने सूचित नहीं की थी। कहा था कि वो फोन करके अपने आने की तारीख और जहाज का वक्त बाद में बताएगा। यही खबर मैंने खत के जरिए शाबान को दी थी और उसे लिख दिया था कि अरमान को बंबई में ही लेने के लिए वो यहाँ आ जाए। थोड़े दिन हम लोग साथ साथ रहेंगे, फिर उसे लेकर वापस गांव लौट जाने की बात थी। शाबान पिछले 15 दिन से यहाँ था। शाबान की खासियत ये थी कि वो जब जिस काम में होता था तब बस उसी काम में होता था। यही कारण था कि पिछले दिनों वो केवल अरमान के इंतजार में था। वो हर शाम जब अगली सुबह के लिए नाश्ता व साग भाजी लेने जाता तो यही सोचकर सामान लाता था कि अगली सुबह अरमान भी हमारे साथ होगा। यहाँ तक कि पिछले इतवार को तो उसने अरमान के लिए खाना तक बनवाकर रख लिया था। वो खाना फिर शाम को मेरे नौकर के काम आया। अरमान ने खत में लिख दिया था कि वो अपने आने की सूचना अपनी फ्लाइट तय होते ही अवश्य दे देगा। उसका फ़ोन मेरे दफ्तर में ही आया था। सऊदी अरब से आने वाले उस फ़ोन के बाबत मेरे साथी लोग भी जानते थे। इसी से बाहर से मेरे नाम पर आने वाले हर फ़ोन को मुस्तैदी से सुनने के लिए उनमें भी उतावलापन होता था। खाड़ी युद्ध की हलचलों ने यहाँ भी सभी को उस शख्स से जोड़ दिया था जो ऐसे में स्वयं साक्षात सऊदी अरब से यहाँ आ रहा था। लेकिन न अरमान की खबर आती और न ही मैं घर लौटकर शाबान को खुश करने की अपनी कामना पूरी कर पाता। दिन भर के उसके इंतजार पर शाम को पानी फेरते हुए मैं भी अजीब तरलता में सन जाता था। इसी से रोज कहीं न कहीं घूमने का हमारा इरादा हो जाता और हम शाम को घर से बाहर बंबई के किसी इलाके में निरुद्देश्य भटकने के लिए निकल पड़ते। अच्छी तरह घूम भटक कर हम लौटते, खाना खाते और दोनों ही इस बात पर चिंता करते रह जाते कि आखिर इस बार उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। प्रायः वो समय की पाबंदी और कार्यक्रमों की नियमितताओं का पालन किया करता था। अक्सर एक खास उम्र के बाद भाइयों या भाई बहनों के बीच इस तरह का लगाव नहीं रह पाता। रह भी जाता हो तो वो दिखाई नहीं देता। दुनियादारी और रिश्तों की अन्य परतें उन्हें ढक लेती हैं। लेकिन यहाँ इस मामले में 2 बातें थीं। एक तो यही कि अरमान अकेला परदेश में जा बसा था। दूसरी ये कि शाबान थोड़ा भावुक किस्म का भी था। उसकी निगाह में अरमान अभी भी उसका छोटा भाई ही था और शाबान मन से जब अपने को अभी तक बड़ा हुआ स्वीकार नहीं पाता था तो भला छोटे भाई को बड़ा हुआ कैसे मान लेता। इसके अलावा एक बात और थी।
वह भी शाबान के लिए खासा महत्व रखती थी। पिछले दिनों शाबान के लिए बनारस की एक लड़की का रिश्ता आया था। लड़की के पिता बनारस में डॉक्टर थे। उनके 3 लड़कियां थीं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी थी। ये लड़की सबसे छोटी थी, BA कर चुकी थी और अब घर में ही थी। लड़की बेहद खूबसूरत थी। शाबान ने एक बार उसका एक फोटो मुझे भी दिखाया था। लड़की वास्तव में बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें इस तरह की थीं कि उन्हें देखकर आप लड़की से कोई और बात न पूछ पाएं और न बता पाएं। तस्वीर तक में एक अजब सी कोमलता व्याप रही थी, लड़की की जैसे गंध तक तस्वीर में उतर आई हो। लेकिन शाबान के मन में न जाने क्या था। अपने पिता को उसने इस बार भी वही जवाब दिया जो पिछले सभी मामलों में वो अब तक देता आ रहा था। इस बार तो मैंने भी शाबान को समझाया था कि इससे अच्छी लड़की फिर तुझे नहीं मिलेगी। लेकिन शाबान की नज़र में न जाने लड़की की अच्छाई की क्या परिभाषा थी। वो तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसके पिता ने काफ़ी कोशिश की उसे मनाने की। मुझे भी एक बार खत लिखा कि उसका मन टटोल कर देखा जाए। शाबान मेरा मित्र ही नहीं बल्कि मेरे लिए भाई जैसा था। हर तरह की बातचीत करता था। हम काफ़ी खुले तौर पे बातचीत करते थे, पर बस यहाँ इसी मुद्दे पर हमारी राय अलग अलग रह जाती थी। वो कहता था कि फिलहाल अभी वो शादी करने की स्थिति में नहीं है, जबकि हालत ये थी कि उसके छोटे भाई अरमान तक के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। बनारस का यह रिश्ता एक रिश्तेदार के माध्यम से ही आया था और इस बार किसी को भी ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता था कि इसे अस्वीकार किया जाए। लेकिन शाबान ने न जाने मन में क्या ठान रखी थी। मैंने शाबान से एक बार पूछा था कि यदि उसे इस रिश्ते से इनकार ही है तो वो लड़की का फोटो साथ में लिए क्यों घूम रहा है, और तब शाबान ने सारी बात बताई थी। लड़कियों के बारे में पत्थरों के ढेर सरीखे सख्त विचार रखने वाला शाबान भी ये मानता था कि इस लड़की को देखकर कोई भी लड़का शादी से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन शाबान चाहता था कि इसका रिश्ता अरमान के लिए स्वीकार कर लिया जाए। उसने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो अरमान के आने के बाद उसे लेकर बनारस जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ था और यही कारण था कि अब शाबान अरमान की प्रतीक्षा में कुछ ज्यादा ही बेसब्री से था। उसे इस बात का संतोष नहीं था कि वो अरमान के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लाया है, बल्कि उसे अपने रास्ते में आए इस मौके से, इस खूबसूरती से निजात पानी थी कि किसी का दिल भी न दुखे और बात भी रह जाए। इसी सब के चलते पिछले 10-15 दिनों से उसकी जिंदगी किसी हलचल के इंतजार में थी। और आज शाम को 4 बजे जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ शाम की डाक से आई एक चिट्ठी पढ़ रहा था, तब अचानक फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही अरमान की आवाज़ में पहचान गया। लेकिन आश्चर्य हुआ कि अरमान का फ़ोन सऊदी अरब से नहीं बल्कि यहीं बम्बई से आया था। वो बम्बई आ पहुंचा था। उसने बताया कि उसे अचानक प्लेन का टिकट मिला और उसे फ़ोन कर पाने का मौका ही नहीं मिला। वो एयरपोर्ट से ही बोल रहा था। मुझे अरमान के आने की जितनी खुशी हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा इस कल्पना में आनंद आ रहा था कि आज घर लौटकर मुझे शाबान को मायूस नहीं करना पड़ेगा। आज ही सुबह शाबान ने घर से चलते वक्त मुझसे कहा था, आज अरमान अवश्य आ जाएगा, क्योंकि अब परसों ईद है और इससे पहले वो किसी भी सूरत में घर पहुंचना ही चाहेगा। और अरमान आ गया था। मैंने फ़ोन पर अरमान से कहा, मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरी जल्दबाजी से शायद अरमान को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वो एकाएक बोला, भैया आप एयरपोर्ट मत आइए, आप अपना दफ्तर पूरा कर लीजिए, मैं शाम को आपको मिलता हूँ। दास, क्यों, अभी क्या कर रहे हो तुम? एयरपोर्ट पर इतनी देर क्या करोगे? मैंने कहा, भैया मेरे साथ 2 एक दोस्त भी हैं, इनकी रात को फ्लाइट है, इन्हें छोड़ना है। हम पास ही एक होटल में जा रहे हैं। डास्ट, कौन सा होटल? मुझे बताओ, मैं वहीं आ जाता हूँ। आप अच्छा, मेट्रो के पास आशियाना में आ जाइए। लेकिन मेट्रो तो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है, वहाँ क्यों जा रहे हो? मेरे दोस्तों को वहाँ कुछ काम है, इसी से उधर जा रहे हैं। ठीक है, मैं आधा घंटे में पहुँचता हूँ, मैंने उतावली और अपनेपन के मिले जुले स्वर में कहा। नहीं भैया, अभी हमें यहाँ सहार पर थोड़ी देर लगेगी। 2 एक काम है, हम 8 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। आप आराम से ऑफिस के बाद ही वहाँ आ जाइए। लेकिन मैं असमंजस में था। हाँ, मैं मिलने पर आपको सब बताऊंगा। आप 8 बजे। पर शाबान, क्या शाबान भाई आपके साथ हैं अभी? उसे आश्चर्य हुआ। नहीं, वो घर पर ही इंतजार कर रहा है तुम्हारा, शाम को वो राह देखेगा। ये सुनते ही उसे जैसे इत्मीनान हुआ कि शाबान अभी यहाँ नहीं है। वो बोला, भैया मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप पहले होटल में मिलिए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को 8 बजे के आसपास पहुँचता हूँ। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है भैया, आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। मुझे लगा कि अरमान किसी उलझन में है, तभी शायद उसने ये भी नहीं सोचा कि शाम को दफ्तर से छूटने के बाद 8 बजे तक यहाँ क्या करूँगा।
घर यहाँ से इतनी दूर था कि मैं ना तो घर जाकर ही होटल पहुंच सकता था और ना शाबान को किसी तरह खबर कर सकता था। वो बेचारा शाम होते ही वहां राह देखता बैठा रहेगा और मैं 8 बजे अरमान के पास पहुंचूंगा तो घर पहुंचने में 10 बजेंगे। मुझे ताज्जुब था कि अरमान ने इतनी देर से आने के लिए कहा और ये भी आग्रह नहीं किया कि मैं शाबान को लेकर आऊं या किसी तरह उसे खबर कर दूं, बल्कि उसने तो मुझसे ये पूछकर उल्टे इत्मीनान किया कि शाबान कहीं मेरे साथ तो नहीं है। अरमान ने रात को 8 बजे मिलने के लिए कहा था, पर मैं लगभग 6:30 बजे ही दफ्तर से निकल लिया। शाबान तो घर पर बोरिवली में था, उसे खबर नहीं दी जा सकती थी। अतः जल्दी अरमान के होटल में पहुंचने की कोशिश में मैं मेट्रो की ओर चल पड़ा। मरीन ड्राइव पर पैदल ही कुछ देर टाइम पास करने के बाद मैंने एक जगह चाय पी और पैदल ही मेट्रो की ओर चल पड़ा। मेट्रो सिनेमा के सामने मस्जिद के नज़दीक आया तो सहसा आशियाना होटल के बोर्ड पर निगाह पड़ी। इस समय तक केवल 7:30 बजे थे। यद्यपि अरमान ने कहा था कि वो 8 बजे तक होटल में पहुंचेगा, फिर भी मैं होटल में दाखिल हो गया। काउंटर पर जाकर पूछा तो एक आदमी ने कमरा नंबर 204 की ओर इशारा कर दिया। अरमान कमरे में ही है, ये जानकर मैं आश्वस्त हुआ और उस तरफ बढ़ गया। हल्की सी दस्तक देते ही कमरा खुल गया। कमरा अरमान ने ही खोला। सहसा वो मुझे देखते ही थोड़ा हड़बड़ाया, किंतु फिर सहज होकर मेरी ओर बढ़ा और आइए भैया कहता हुआ एक ओर को हट गया। मैं भीतर दाखिल हो गया और एक पल में ही सारा माजरा भांप गया। थोड़ा संकोच भी हुआ। अरमान के साथ कमरे में एक युवती भी थी और वे दोनों होटल के कमरे में एक ही बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे। लड़की गर्भवती थी, जो मुझे देखते ही उठने की कोशिश में बिस्तर पर जरा अधलेटी हुई। लड़की के हिलने पर भी उसके नज़दीक चादर की वो गोलाई उसी तरह से बनी हुई थी जहां से अरमान अभी अभी उठा था। लड़की के चेहरे पर झेंप के चिन्ह थे। उसने गले तक चादर खींच ली। अरमान का ध्यान भी अपने कपड़ों पर गया। उसे एक छोटी सी सफ़ेद ब्रीफ में पूरे खुले बदन एक ही बिस्तर में लड़की के साथ देखकर सोचने के लिए ज्यादा कुछ रह नहीं गया था। मैं नजरें झुकाए अपराधी सा बैठा रहा। लड़की उठी और बाथरूम में चली गई। अरमान ने भी खोंटी पर टंगा गाउन उतारकर लपेटा और फोन पर 3 कॉफी का ऑर्डर होटल के कैफेटेरिया में देकर सहजता से मेरे समीप आ बैठा। कैसे हैं भैया? कहकर उसने स्वयं ही अपनी यात्रा की परेशानी और अनिश्चय की स्थिति पर बोलना शुरू कर दिया। क्यों वो पहले आने की सूचना न दे सका, क्यों वो एयरपोर्ट से यहाँ आया, आदि वो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी बताता रहा। पर मेरा ध्यान इस बात में था कि लड़की अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। शायद वो शावर बाथ ले रही थी। इस बीच अरमान और मुझे बातचीत का काफी अवसर मिल गया। एकांत देखकर अरमान ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और जल्दी जल्दी बोला, बहुत चुपचाप हैं भैया। चुपचाप मैं हूं? हम तो कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम मिले भी तो इस तरह नंगे कि गले भी ठीक से नहीं मिल सके। मैंने जरा व्यंग्य से कहा। भैया आप तो मेरे भाई भी हैं और दोस्त भी, लेकिन शाबान भाई सिर्फ भाई हैं, वो मुझे नहीं समझेंगे। मेरे मन में आया कि इसे इसी वक्त यूं ही छोड़कर चला जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं था। मैं देखता रहा कि वो किस तरह सफाई से बड़ी बड़ी बातें बोलना सीख गया है। ये वही अरमान था जिसने कभी अपने चेहरे की पहली शेव मेरे शेविंग बॉक्स से मुझसे निर्देश ले लेकर बनाई थी। कॉफी आ गई थी। अरमान ने एक प्याला मेरी ओर बढ़ाया और दूसरा उसी की प्लेट लेकर उससे ढक दिया। तीसरा अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे पीने लगा। लेकिन अरमान, तुम अभी घर नहीं चलोगे तो सोचो मैं शाबान को क्या जवाब दूंगा। वो बेचारा 2 सप्ताह से एक एक दिन तुम्हारे इंतजार में काट रहा है। भैया प्लीज, आज आप कैसे भी उन्हें बहला लेना। कल सुबह मैं आ जाऊंगा। सुबह 6 बजे हैदराबाद की फ्लाइट से इसे छोड़ना है, फिर मैं घर ही चलूंगा। मगर तुम इन्हें भी पर क्यों नहीं ले चलते? ये कहते हुए मुझे अपनी बात में थोड़ा आत्मीयता भरा शिष्टाचार घोलना पड़ा, क्योंकि इसी बीच बाथरूम का दरवाजा खोलकर वो भी बाहर आ गई थी और अब गीले बालों को तौलिए में लपेटते मेरे करीब कॉफी का कप लेकर आ बैठी थी। उसने अब सहज हो जाने के बाद एक बार फिर अभिवादन किया था मुझे, और मुझे उसका चेहरा किसी ताज़ा नागपुरी संतरे की तरह रस भरा लगा। चेहरे पर अपरिचय या विस्मय के भावों ने अब अपनेपन का रूप अख्तियार कर लिया था और वो भी बातों ही बातों में मुझसे घुल मिल गई थी। अरमान ने उसे मेरा परिचय भी बड़े भाई और दोस्त ही कहकर दिया था। इससे लड़की उत्साहित होकर बेहद अपनत्व से बात कर रही थी। शायद भारत की जमीन पर अरमान के पहले परिचित या मित्र के रूप में मुझे पाकर वह अपना सारा संचित स्नेह मेरे सामने ही उड़ेल रही थी। मेरा ऐसा वैसा सोचना सब छिन्न भिन्न होकर तिरोहित हो गया था। मैं भी मुग्ध सा उसकी बातों में रस लेने लगा था। वो बातों ही बातों में रास्ते के सफर की थकान और परेशानियों का जिक्र ठीक उसी तरह कर रही थी जैसे रिश्तेदारों से मिलने पर बताया जाता है। अरमान बीच बीच में 2-4 शब्द बोलकर उसकी बातों को पूरा कर रहा था। दोनों मुझे बेहद भोले और पवित्र से लगे
और यही कारण था कि सिर्फ एक शाम के लिए मैं शाबान को भी धोखा देने के लिए तैयार हो गया था, और अरमान के कहने पर मैंने आज उसके आ जाने की बात गुप्त ही रखने की स्वीकृति दे दी। 2 दिन बाद ही ईद होने के कारण शायद अरमान अपने भाई या परिवार वालों का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसी से उसने इस बात को छिपाने का निर्णय किया होगा। कॉफी पीकर उन दोनों की जरूरत दिक्कत पूछकर मैं वहां से निकल लिया। तय हुआ कि सुबह 8 बजे शाबान को लेकर एयरपोर्ट पर मिलूं और तभी अरमान के आने की बात जाहिर की जाए। लगभग 8:45 बजे मैं होटल से निकला तो मन में अजीब विचार आ जा रहे थे। घर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। नौकर खाना बनाकर व काम निपटाकर जा चुका था। शाबान दरवाजे पर कुर्सी डाले बैठा हुआ था और ट्रांजिस्टर पर गाने सुन रहा था। मेरे पहुंचते ही उसने मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद इस तरह खाना परोसने में लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे बेहद दुख हो रहा था, पर मैं उसे कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि मैं अरमान को आश्वस्त कराया था। हम दोनों ने खाना खाया और सड़क पर टहलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में इधर उधर की बातें करते रहे। अरमान की बात जानबूझकर न मैंने की न उसने ही जिक्र छेड़ा। फिर भी न जाने कैसा तनाव था कि उसका ध्यान भी उसी ओर था जिधर मेरा। उसने पूछा जरूर था कि आज इतनी देर कहाँ हुई, पर मैं भी ऐसे ही टाल गया। मैंने भरसक कोशिश की कि मुझे झूठ न बोलना पड़े और इसीलिए मैं इधर उधर की बातें ही करता रहा, ऐसे किसी जिक्र से बचता रहा कि अरमान की बात बीच में आए। काफी देर तक टहलने के बाद हम वापस आए। आज शाम को लौटने में देर हो जाने के कारण मैं तो ज्यादा घूमने के पक्ष में नहीं था, लेकिन शाबान ने शायद मेरे इंतजार में सारी शाम बोर होते हुए ही बिताई थी, इसलिए उसका जल्दी लौटने का मन नहीं था। उसके आग्रह पर ही हम चहलकदमी करते रहे। घर लौटकर थोड़ी बहुत देर वो गाने सुनता रहा, फिर हम कपड़े बदलकर बिस्तर पर आ गए। लेटते ही शाबान के मुंह से शायद वही निकला जो सुबह से जबरन उसने जब्त किया हुआ था। वो बोला, आपको क्या कारण लगता है, अरमान क्यों नहीं आ पा रहा है? मैं चुप रहा, लेकिन बेचैन हो गया। वो फिर बोला, फ्लाइट्स तो वहां से बराबर आ रही हैं। ये भी नहीं हो सकता कि उसे 15 दिन तक टिकट ही न मिले, बल्कि बीच में तो कई एक्स्ट्रा फ्लाइट्स वहां से आई हैं। अखबारों में आया था कि वापस भारत लौटने के इच्छुक लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दूतावास ने लड़ाई छिड़ने से पहले ही लोगों को भारत पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त किए हैं। मैं फिर भी चुप रहा। अनमने से होकर शाबान ने एक पत्रिका मेज से उठा ली और उसके पन्ने पलटने लगा। मैं भी खामोशी से लेटा रहा। थोड़ी देर बाद ही शाबान फिर बोला, वैसे लड़ाई की हलचलें अब तक जेद्दाह में तो नहीं पहुंची है। वहां से थोड़ी दूर बॉर्डर का एक इलाका है, वहां जरूर हड़बड़ी मची है। बाकी उस इलाके में तो अभी पूरी तरह पीस है, जहां अरमान रहता है। अरमान ने लिखा था, आपको भी लिखा होगा? मैं चुप रहा। शाबान ही बोला, वहां वैसे एयरपोर्ट पर अरमान का एक मित्र है, इंडियन ही है। उसके कारण उसे टिकट मिलने में बहुत सहूलियत रहती है। घर से फोन करने पर ही वो फ्लाइट का टिकट बुक कर देता है। हो सकता है इस समय इमरजेंसी हो, या वो भी इंडिया आया हुआ हो। टिकट मिलने में तो कोई परेशानी नहीं होती, पर हो सकता है आजकल वार के कारण कोई दिक्कत हो। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बेहद असहज हो गया था। ये सब बातें ऐसी तो नहीं थीं कि जिन्हें चुपचाप सुना जा सके। कहीं शाबान ये तो नहीं सोचने लगा हो कि खून का रिश्ता न होने के कारण मेरे मन में उसके भाई को लेकर कोई एहसास नहीं है, जबकि मेरे मन में क्या था ये मैं ही जानता था। जब्ती की ये हद थी। फिर भी मैं लेटा रह गया। बात बदलने और कुछ न कुछ कहने की गरज से मैंने कहना चाहा, मुझे लगता है कि यदि ईद की वजह से वहां पैसेंजर्स वेटिंग में ज्यादा भी हैं, तो कल तक कोई न कोई व्यवस्था अवश्य की जाएगी और कल अरमान आ जाएगा। लेकिन यह बात मैं केवल सोच पाया, बोला नहीं। मेरी स्थिति अजीब सी थी। मैं किसी भी स्तर पर अरमान के हक में शाबान के सामने झूठा भी नहीं पड़ना चाहता था। मैंने कहा, तुम क्या आज दिन में बहुत सो लिए हो? नहीं तो, मैं तो दोपहर में मारवे पर घूमने चला गया था। तो फिर नींद नहीं आ रही तुम्हें? चलो अब सोते हैं। शाबान बोला, हाँ, आपको तो नींद आ रही होगी, मैं बत्ती बुझाता हूँ। उसने आप पर ऐसा जोर देकर कहा कि मैं भीतर से परेशान हो गया। जाहिर था कि नींद न उसे आ रही थी और न मुझे। फिर भी मैं अपनी उलझन से बचने के लिए अंधेरा चाहता था और चाहता था पटाक्षेप शाबान की उलझन का। शाबान ने बत्ती बुझा दी और मेरे पास ही आ लेटा। अंधेरे में भी कनखियों से मैं महसूस कर रहा था कि उसकी 2 कोड़ियों जैसी बड़ी आंखों में जड़े काले मोती अपलक छत को निहार रहे हैं। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने धीरे से शाबान का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, शाबान, तुम परेशान मत हो, सो जाओ, अरमान आ गया है। शाबान को जैसे करंट सा लगा। वह झटके से उठ बैठा। उसने दोनों कंधों से पकड़कर मुझे झंझोड़ डाला। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने लाइट जला दी। अविश्वास से मेरी ओर देखता हुआ मेरे सामने आ बैठा। आ गया है? ये कैसे हो सकता है?
वो कहीं जाएगा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हो ही नहीं सकता। आप ऐसे ही मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। मेरा यकीन करो, वो आ गया है। तुम आराम से सो, सुबह वो हम लोगों से मिलेगा। डैस मैं नहीं मानता। वो बच्चों जैसी जिद कर बैठा। इसीलिए तो तुम्हें बता नहीं रहा था कि तुम यकीन नहीं करोगे, पर अब तुम्हारी हालत देखकर बता रहा हूं तो तुम मान नहीं रहे। हो ही नहीं सकता। मैं उसे पिछले 20 सालों से जानता हूं। जन्म से उसे देख रहा हूं। इंडिया पहुंचकर वो मुझसे मिले बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। 20 सालों तक जो ना हुआ हो, जरूरी तो नहीं कि वो कभी नहीं होगा। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता। हम पहली बार बहुत से काम करते हैं, मैंने कहा। शाबान ने मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ डाला, बोला, नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। और आप तो उसे मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं। यदि आपसे वो मिलता तो आप उसे लिए बिना घर कैसे आते? शाबान, इन बातों का इस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम सो जाओ। वो अभी कहाँ है? एयरपोर्ट पर। होटल में। डैश। कौन से होटल में? चलिए, हम अभी वहां चलेंगे। मुझे मालूम नहीं कौन से होटल में है। ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे फोन पर बताया था वो होटल में है। ये नहीं हो सकता। खाइए मेरी कसम। तुम्हारी लिल कसम शाबान। शाबान फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन बस अब उसका मुंह ही बंद था। बाकी जर्रे जर्रे से वो बोल रहा था। भाई के लिए भाई के इन जज्बातों को ज्यादा देर नहीं देख पाया मैं, क्योंकि शाबान ने एकाएक कमरे की बत्ती बुझा दी और झट से चादर में मुंह ढांपकर लेट गया। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। शाबान ने न जाने कैसा दम साधा था, कोई आहट तक नहीं आ रही थी। न जाने कब मेरी भी आंख लग गई। वो कपड़े बदलकर बत्ती बुझाकर मेरे पास आ लेटा और अंधेरे में मेरे दिमाग के उजाले और ज्यादा साफ हो गए। वो तो तुरंत सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत देर तक जागता रहा। सारी बात पर फिर से सोचता रहा। घटना के तालाब में अपनी परछाई फिर से मैंने देखी। मैं लेटा हुआ था, लेकिन मेरी आंखें खुली थीं और दिमाग में शब्दों की गूंज थी, तुम्हारी कसम शाबान। मैं खुद से ये कसम खाकर आया था और जानता था कि झूठ ने हमारे रिश्ते के बारीक तंतुओं को कितनी बेदर्दी से काटा था। शाबान ने हार नहीं मानी थी, बल्कि उसने स्वयं को अंधेरे और चुप्पी के एक दुर्ग में बंद कर लिया था। शायद वो जानता था कि मैं कुछ छिपा रहा हूं, लेकिन मेरे झूठ को स्वीकार करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। मैं करवटें बदलता रहा। कमरे में शाबान की दबी हुई सांसों के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। बाहर की दुनिया से बेखबर, जैसे वो अपने स्वप्न में अरमान को खोज रहा हो। मैं अपनी जगह से उठकर बैठा। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अरमान और उसकी प्रेमिका को शाबान के भावनात्मक तनाव से नहीं बचा रहा था, बल्कि मैं शाबान को भी एक ऐसी सच्चाई के आकस्मिक आघात से बचा रहा था जिसे वो शायद तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। अरमान का ये नया जीवन, उसका घर आने से पहले ही एक नए रिश्ते में बंध जाना, ये सब शाबान के अरमान के लिए बुने गए ख्वाबों, खासकर बनारस वाली लड़की के रिश्ते के सपने को पल भर में चूर कर देता। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। अब मेरे लिए जागना और भी मुश्किल था। मैंने तय किया कि अब और देर नहीं की जा सकती। अरमान को सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर मिलने का वादा था। शाबान को बहला फुसलाकर ले जाने के लिए मुझे अब एक साफ रणनीति चाहिए थी। मैं धीरे से बिस्तर से उठा, पैरों में चप्पल डाली और बिना कोई आवाज किए बाथरूम में जाकर मुंह धोया। जब मैं बाहर आया तो शाबान उसी तरह लेटा था, लेकिन मुझे लगा जैसे उसकी नींद बहुत गहरी नहीं है। मैं वापस उसके करीब आया और धीरे से उसे जगाया। शाबान, उठो, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चलो, तैयार हो जाओ। वो आंखें मलते हुए उठा। उसकी आंखों में अभी भी अंधेरे और नमी का मिश्रण था। कहाँ? उसने पूछा। एयरपोर्ट। हमें चलना चाहिए। मैंने सुबह 8 बजे का समय दिया है, लेकिन मुझे लगता है हमें अभी निकल जाना चाहिए। शायद वो वहीं पर रात भर इंतजार कर रहा हो। मैंने झूठ में थोड़ी सी संभावना का मिश्रण किया। शाबान के चेहरे पर तुरंत आशा का एक अस्पष्ट सा उजाला आया। उसने तुरंत कपड़ों का एक सेट उठाया और बाथरूम में चला गया। उसकी तत्परता देखकर मेरे मन का बोझ थोड़ा कम हुआ। कम से कम वो अब निष्क्रिय नहीं था। करीब 5:30 बजे हम टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। रास्ता अभी भी शांत था। शाबान रास्ते भर बाहर की ओर देखता रहा। उसकी बेसब्री अब एक मूक प्रार्थना में बदल गई थी। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो मैंने उसे कार से बाहर निकलने से मना किया। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर पूछताछ करता हूं। शायद वो किसी वीआईपी लाउंज में हो या सुरक्षा के कारण बाहर ना आ पा रहा हो। तुम यहां सामान के साथ इंतजार करो। ये भी एक बहाना था। मैं उसे अरमान और युवती के बीच की स्थिति से तुरंत नहीं गुजारना चाहता था। मैं भागता हुआ अंदर गया।
अरमान को कॉल किया और उसे बताया कि मैं आ गया हूं और उसे तुरंत नीचे एक ऐसी जगह पर आने को कहा जहां शाबान उसे आसानी से देख न पाए। अरमान घबराया हुआ आया। मैंने उसे कोने में ले जाकर कहा, देखो शाबान बाहर कार में इंतजार कर रहा है। उसे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ है। तुम अभी जाओ और उससे अकेले मिलो। उसे प्यार से मनाओ कि तुम घर चल रहे हो। अपनी दोस्त की बात अभी मत बताना। उसे कल सुबह हैदराबाद छोड़ने के बाद बताना, नहीं तो ईद से पहले ये रिश्ता टूट जाएगा। अरमान कुछ देर चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, भैया आप मेरे लिए जो कर रहे हैं धन्यवाद। जाओ और याद रखना, पहले भाई का दिल जीतो। अभी उसे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अरमान हाफता हुआ बाहर कार की तरफ भागा। शाबान ने जैसे ही अरमान को देखा वो चीख पड़ा। कार का दरवाज़ा खुला और दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। उनके आलिंगन की वो आत्मीयता इतनी गहरी थी कि लगा जैसे पिछले 15 दिनों का सारा दर्द, सारा अविश्वास, सारी अनिश्चितता उस एक पल में बह गई हो। मैंने दूर खड़े होकर ये सब देखा। मुझे अरमान की प्रेमिका याद आई। क्या वो ठीक होगी? अरमान ने मुझे आश्वासन दिया कि वो अपने दोस्तों के साथ है और उसे लेकर वो कल सुबह घर चलेगा। शाबान, जिसने अब तक दुनिया को नजरअंदाज किया था, खुशी से मेरी तरफ भागा। भैया आप सही थे। वो आ गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक सहज पवित्र चमक थी। उस क्षण मेरे झूठ का कांटा भी पिघल गया और रिश्ते की फसल पर नया पानी पड़ गया। हम तीनों घर की ओर चले। शाबान आगे की सीट पर अरमान को अपनी बगल में बिठाए लगातार उससे बातें कर रहा था। तू कैसा है? तुझे पता है मैंने तेरे लिए क्या सोचा है? बनारस वाली लड़की। अरमान ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें मुझे शांत रहने का संकेत दे रही थीं। हाँ, रेत होते रिश्ते बच गए थे, पर अब वे सच्चाई के पानी से नहीं बल्कि प्रेम और समय की आवश्यकता से उपजे एक अस्थायी समझौते पर टिके थे। मुझे पता था कि अरमान को कल सुबह शाबान के बनारस वाले सपने को तोड़ना होगा। वो लम्हा मुश्किल होगा और शाबान के रिश्तों की रेत फिर से फिसल सकती थी। पर आज रात को, कम से कम आज रात, उस कमरे की बत्ती दोबारा नहीं जलेगी। मैं पिछली सीट पर आंखें बंद किए लेटा रहा। अरमान और शाबान की खिलखिलाहटें मुझे सुनाई दे रही थीं। मैं सोच रहा था कि रिश्तों की सच्चाई क्या होती है। क्या वो कच्ची, क्रूर ईमानदारी है या वो स्नेह से उपजा मौन जो टूटने से पहले चीज़ों को संभलने का एक मौका देता है? शायद मैंने आज रात जो किया वो प्रेम और भाईचारे की रक्षा के लिए एक अनैतिक समझौता था, लेकिन मेरे लिए इस पल शाबान के चेहरे की ये खुशी दुनिया की हर सच्चाई से ज्यादा मायने रखती थी।